पांडे आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। जैसा कि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लिया था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या उसके टाइप्स देख लिए थे। आज का हमारा टाइप है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि कैसे ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोग का न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक है। और हेटरोट्रॉपिक का भी कौन सा टाइप, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसमें कि आदमी ऑर्गेनिक सोर्स या फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहे, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग का न्यूट्रिशन है, हम लोग क्या फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है या एनिमल पे डिपेंड है, किसी न किसी पे डिपेंड है। अपने अंदर तो इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज करके अपने अंदर तो खाना बना नहीं रहे हैं जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो हम लोग कैसा न्यूट्रिशन है, ये हेटरोटाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हम लोग का। अब हेटरोटाइप के भी 4 टाइप होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो होलोजोइक हेटरोटॉपिक का भी कौन सा टाइप है हम लोग का, होलोजोइक। तो यही लिखा है, ह्यूमंस हैव हेटरोटॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कैसा होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अमीबा का न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे, तो अमीबा में एक ही सेल था, एक ही सेल से सब कुछ हो रहा था, एक ही सेल से डाइजेशन भी हो रहा था, मतलब इंजेक्शन भी हो जा रहा था, डाइजेशन भी हो रहा था, एब्जॉर्प्शन, एक ही सेल में सब कुछ हो जा रहा था। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हम लोग तो एक तो हम लोग का बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सेल्स है हमारे बॉडी में। हम लोग के बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। जैसे क्या होता है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल। हमारा बॉडी तो सेल से मिला है, बेसिक है, आप लोग जानते ही हैं। हम बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या है, ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। कौन कौन से ऑर्गन, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन मिलके किसी एक काम को करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। तो वैसे हमारे बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो अब हमारे बॉडी में बहुत बड़ा कनाल है। कनाल मीन्स पाइप, समझिए पाइप है। पाइप का दो ओपनिंग होता है, एक आगे से, एक आगे का ओपनिंग, एक पीछे का ओपनिंग। वैसे हम लोग के बॉडी में भी एक पाइप है, जिसमें दो ओपनिंग है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। लेकिन वो पाइप, वो कनाल जो है, वो सीधा नहीं है, वो ऐसे मुड़ा मुड़ा है। जिसे देखिए, आप देख सकते हैं, ये पहला ओपनिंग है उस पाइप का, और ये दूसरा ओपनिंग है उस पाइप का। तो इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। हमारे बॉडी में क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। और इसी एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो देखिए क्या लिखा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 6 to 9 लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कनाल। ट्यूब की तरह क्या है हमारे बॉडी में, एक एलिमेंट्री कनाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद क्या होगा, ये एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ। माउथ के बाद फ्रेनेक्स, ये गले में एक हिस्सा है जिसको हम लोग फ्रेनेक्स कहते हैं। माउथ के बाद फ्रेनिक्स, फ्रेनिक्स के बाद क्या, फूड पाइप, या फिर उसी को ईसोफेगस भी कहते हैं। तो फूड पाइप या ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या, स्टमक। जैसे ये देखिए, माउथ के बाद यहाँ माउथ से खाना लीजिए, ये फ्रेनिक्स, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। तो वही लिखा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 6 to 9 मीटर लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, passing through the pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine and finally ending at the anus। कहाँ से एंड हो जाता है, कहाँ पे एंड हो जाता है, एनस से। अब वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कनाल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब इसी एलिमेंट्री कनाल का अलग अलग रीजन क्या हो गया है, स्पेशलाइज हो गया है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे एलिमेंट्री कनाल का पहला ओपनिंग माउथ, माउथ किसके लिए स्पेशलाइज हो गया है, फूड को अंदर लेने के लिए स्पेशलाइज हो गया है। एलिमेंट्री कनाल का अगला पार्ट क्या है, ये फूड पाइप या ईसोफेगस, ये किसके लिए स्पेशलाइज हो गया है, ये हो गया है फूड को कंडक्ट करने के लिए, मतलब माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाने के लिए स्पेशलाइज हो गया है। ऐसे स्टमक, स्टमक भी किसके लिए स्पेशलाइज हो गया, फूड को स्टोर करने के लिए, और क्या, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया। ऐसे ऐसे स्पेशलाइजेशन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री कनाल की डीप स्टडी करेंगे। हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, और माउथ में देखेंगे माउथ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। माउथ की स्टडी कंप्लीट करेंगे, फिर ईसोफेगस की एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे। पहले यहाँ पे आप डायग्राम डायग्राम ये क्लियर कर लीजिए, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, किताब में देखिएगा, लेकिन समझिए, मैं बताता हूँ क्या है। माउथ, माउथ के बाद ये फ्रेनिक्स, फ्रेनिक्स गले का ये पार्ट है जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का कॉमन पैसेज होता है। मतलब ये नाक, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। ये नाक क्या होता है, नाक आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है जिसमें विंड पाइप में।
मतलब कि ये जो सांस ले रहे हैं किस में जाएगा, विंड पाइप या ट्रैकियम जाएगा, और खाना जो खा रहे हैं वो किसमें जाएगा, फूड पाइप या ईसोफेगस में जाएगा। लेकिन दोनों गले में, ये विंड पाइप शुरू होने से पहले और फूड पाइप शुरू होने से पहले गले में दोनों का पैसेज सेम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेनेक्स। तो फ्रेनेक्स, फ्रेनेक्स के बाद क्या, ईसोफेगस या फूड पाइप, और ईसोफेगस या फूड के पाइप, ये जो जे शेप ऑर्गन दिख रहा है इसको कहा जाएगा स्टमक। स्टमक, स्टमक यहीं तक है। स्टमक के बाद ये ऐसे जो सी शेप ऑर्गन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। इस मतलब स्टमक के बाद क्या चालू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये सी से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। यहाँ पे देखिए ये जो ड्यूडेनम है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से आया है, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से आया है। 3D में समझिए डायग्राम को, पीछे से आगे फिर यहाँ से कंटिन्यू हो गया है। तो ये ड्यूडेनम, ये जेजिनम और ये इलियम और ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कैकियम, कोलोन, रेक्टम। कैकियम, कोलोन और रेक्टम याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट कौन कौन से, कैकियम, कोलोन और रेक्टम। ये हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला सबसे कैकियम है। कैकियम एक छोटा सा स्ट्रक्चर अराइज करता है अपने अंदर से निकालकर, उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे में किसी काम का ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स हमारे, देखिए ध्यान दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन का तीन पार्ट, कैकियम, कोलोन और रेक्टम। कैकियम यहाँ एकदम नीचे से स्टार्ट होता है, ये कैकियम है। यही कैकियम से ही छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अराइज होता है, निकलता है। इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे में किसी काम का ऑर्गन नहीं है। जो ऑर्गन हमारे बॉडी में जिसका कोई काम ना हो उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स क्या है, हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई यूज नहीं है। अपेंडिक्स के बाद क्या है, ये कोलोन, ये पूरा ऐसे 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 कोलोन है, और यहाँ पे रेक्टम होता है, रेक्टम, एनस, रेक्टम के बाद एनस। तो अब हम लोग डीप स्टडी शुरू करते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए, और हम लोग अब माउथ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग एलिमेंट्री कनाल हम लोग पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कनाल की अब एक एक पार्ट की ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल का पहला पार्ट है बकल कैविटी या माउथ। तो बकल कैविटी विच कंसिस्ट चिक, गम, टीथ, टंग एंड मसल। चिक्स, गम, टीथ, टंग एंड मसल ये मिल के एक कैविटी बनाते हैं। आ करने पे अंदर ये खाली जगह दिख रहा है ना, खाली जगह का मतलब होता है कैविटी। ये कैविटी बनाते हैं, इस कैविटी को कहा जाता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। इस बकल कैविटी और ओरल कैविटी इस खाली जगह में क्या क्या है, इसमें है चिक्स, चिक्स है, गम्स, गम्स मतलब मसूड़े, टिथ दांत है, टंग जीभ है, एंड मसल्स, मसल्स है। अब टिथ इन द माउथ chew and masticate the food to increase the surface area for the of the food so that various enzyme can act on it more efficiently। teeth का क्या काम है, what is the function of teeth? teeth क्या करता है, फूड को क्या करता है, chew करता है, चबाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो बड़ा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, जिससे क्या होता है, उसका फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज किया जाता है, टीथ को, फूड को तोड़ के उसका सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज किया जाता है क्योंकि इंजाइम्स उस पर ज़्यादा इफेक्टिवली एक्ट कर पाए और फूड को डाइजेस्ट कर पाए। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलियर वन। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जैसे ये ग्लूकोज है, ये चेन दिख रहा है ना, ये एक गोल गोल दिख रहा है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 मिलके एक क्या बना दिया, चेन बना दिया, इसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब डाइजेशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, इसी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है डाइजेशन में। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा तो ग्लूकोज, मतलब इस कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को किस में कन्वर्ट कर देना, सिंपलर फॉर्म में। तो फूड टिथ क्या करेगा, उस फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को तोड़ देगा, जिससे फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और एंजाइम्स जो है उस पर क्या होंगे, अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। अब आता है फूड इज वेट। अब माउथ में, बकल कैविटी में फूड को वेट किया जाता है। वेट मतलब गीला किया जाता है। क्यों गीला किया जाता है, क्योंकि आगे के हिस्सों में, एलिमेंट्री कनाल के आगे के हिस्सों में फूड इजीली पास हो जाए।
इसीलिए क्या किया जाता है, वेट किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन, वेट करने, गीला करने की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मतलब लुब्रिकेट, गीला जो कर रहा है वो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। पढ़िए क्या लिखा है, द फूड इज वेटेड फॉर इट स्मूथ पासेज। फूड को क्यों वेटेड किया जाता है, स्मूथ पासेज के लिए, आगे के एलिमेंट्री कैनाल के आगे के पार्ट में फूड क्या इजिली पास हो, इसलिए फूड को गीला किया जाता है। दिस इज अचीव बाय द मिक्सिंग द फूड सॉली विथ सलाइवा। कैसे वेट किया जाता है, फूड को अच्छे से कंप्लीटली किससे मिक्स किया जाता है, सलाइवा से, सलाइवा की मदद से फूड को गीला किया जाता है। while chewing by moving around the mouth with the help of the muscular tongue। चबाते समय इधर उधर फूड को मूव करते हैं, किससे, टंग से, इधर उधर टंग से मूव करते हैं फूड को, और जिसकी वजह से फूड क्या होता है, पूरी तरह सलाइवा से गीला हो जाता है। अब ये सलाइवा क्या है, सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है किससे, सलाइवरी ग्लैंड से। ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं, तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब सलाइवा करता क्या है, सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा में तो मेनली 90% वाटर होता है और बाकी कुछ एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा का क्या काम है, फूड को लुब्रिकेट कर देना। लुब्रिकेट मतलब क्या, कि उसका फ्रिक्शन रिड्यूस कर देना। secreted by salivary gland, it contain an enzyme called salivary amylase टाइलिन, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपलेस्ट शुगर। मैंने बताया कि आपका सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में मेनली वाटर होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब अमाइलेज टर्म का मतलब क्या है, देखिए बायो में जहाँ भी अमाइलेज है, अमाइलेज मतलब कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है उसको हम करते हैं क्या, अमाइलेज। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी क्यों, सलाइवरी सलाइवा में प्रेजेंट है इसलिए कह रहे हैं सलाइवरी, और अमाइलेज मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। या फिर इसका दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PTYALIN, जिसमें कि पी साइलेंट होता है, ये बहुत लोग का गलत हो जाता है स्पेलिंग। टाइलिन, टाइलिन कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है किसमें, माल्टोस में। देखिए डाइजेशन कहाँ से चालू हो जा रहा है, डाइजेशन हमारे माउथ बकल कैविटी से ही चालू हो जाता है। लोग क्यों कहते हैं कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, खाने को हम लोग चबाएंगे तो ज़्यादा देर तक अच्छे से, तो खाने में, अरे इस बकल कैविटी में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है। जो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही डाइजेस्ट करके माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये स्टार्च है, स्टार्च, रोटी, रोटी में मेनली स्टार्च होता है, आलू, ये सब स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग खाते हैं, इनटेक किए, इनटेक किया, अब इसमें सलाइवरी अमाइलेज एक्ट किया और इसको माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये माल्टोस क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे ग्लूकोज का लॉन्ग चेन है स्टार्च भी। अब अगर स्टार्च में समझिए 10 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के, तो माल्टोस क्या है, उससे सिंपल है। अगर स्टार्च में 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं तो माल्टोस में समझिए 4 या 5 मॉलिक्यूल है, मतलब कि बाकी के बॉन्ड्स क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, कौन, सलाइवरी अमाइलेज। समझे, स्टार्च में अगर समझिए 10 मॉलिक्यूल, स्टार्च 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो माल्टोस उससे क्या है, सिंपल शुगर है, उससे सिंपलियर फॉर्म है, उसमें 4 या 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा। समझे, तो स्टार्च का डाइजेशन क्या हो रहा है, माउथ में ही बिगिन हो जा रहा है। तो हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। कौन कर रहा है स्टार्च का डाइजेशन, सलाइवरी अमाइलेज। अब हम लोग देखते हैं टंग। टंग इज अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन विच हैज टेस्ट बर्ड ऑर्गन। बस यही है, टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड होता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या पता चलता है, टेस्ट पता चलता है। अब ये ओरल कैविटी यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे सलाइवा का फंक्शन इंपॉर्टेंट था, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो आप लिख दीजिएगा, इट कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च पे एक्ट करता है और स्टार्च को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में, जो कि क्या है, सिंपल शुगर। अब बकल कैविटी हो गया। अब बकल कैविटी के बाद क्या है, अगला पार्ट एलिमेंट्री का नाम था ईसोफेगस या फूड पाइप। तो अब देखते हैं ईसोफेगस में क्या होता है। बकल कैविटी के बाद फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। फ्रॉम द ओरल कैविटी फूड विच मिक्स विद सलाइवा पासेस इनटू द फ्रेनेक्स, पासेस इनटू द फ्रेनेक्स, फ्रेनेक्स में जाएगा। फ्रेनेक्स में मैंने आपको बताया था, गले में वो कॉमन हिस्सा है, गले में वो कॉमन हिस्सा जहाँ फूड पाइप और विंड पाइप क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, that into the esophagus, esophagus में जाएगा। The rhythmic contraction and relaxation movement of its wall called peristaltic movement which propel the food forward the stomach। अब स्टमक, इसमें फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ, फूड पाइप कोई भी इंजाइम नहीं सिक्रेट करता है। फूड पाइप का एक ही काम है, इस फूड को जो माउथ बगल कैविटी में हम लोग गया है, उस बगल कैविटी के फूड को कहाँ, स्टमक तक लेके जाना।
कंडक्शन, फूड कंडक्शन का काम करता है। कौन? इसोफेगस या फूड पाइप। अब कैसे लेके जाता है फूड को, ये ध्यान से देखिए। वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। फूड पाइप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट शो करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, स्टमक की तरफ चला जाता है। इस मूवमेंट, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ इट्स वॉल। फूड पाइप के जो वॉल है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते रहते हैं, आर कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट विच प्रोपेल द फूड फॉरवर्ड द स्टमक। जो क्या करता है, प्रोपेल कर देता है फूड को किधर, स्टमक की तरफ। ये लिखा है, वॉल ऑफ इसोफेगस आल्सो सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फूड। जो वॉल ऑफ फूड पाइप है या इसोफेगस है वो भी म्यूकस सीक्रेट करते हैं, किस लिए, लुब्रिकेशन के लिए, फूड की लुब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। फूड पाइप में जो फूड पास होगा तो उसके वॉल्स भी क्या करेंगे, म्यूकस रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से फूड क्या है, इजीली पास हो जाए। तो अब देखते हैं हम लोग स्टमक के बारे में, ये सब आप नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोग एलिमेंट्री कनाल के एक एक पार्ट्स की स्टडी कर रहे थे, बकल कैविटी और फूड पाइप हम लोग ने देख लिया था। अब अगला पार्ट है स्टमक। एलिमेंट्री कनाल का अगला पार्ट क्या है, स्टमक। स्टमक इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड पाइप है, फूड पाइप के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करेगा, स्टोर हाउस का काम करेगा, फूड को स्टोर करने के लिए। अब जो स्टमक की वॉल्स हैं, देखिए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था। लोगों को लगता है कि डाइजेशन हमारे स्टमक पेट में होता है, लेकिन डाइजेशन तो स्टार्ट बकल कैविटी से ही हो गया था। बकल कैविटी में क्या था, सलाइवा था जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। अब आया स्टमक में, फूड आया स्टमक में। स्टमक में फूड आने के बाद स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस को कौन सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है वो समझिए। जो स्टमक की वॉल होती है, जो स्टमक होता है उसकी वॉल, मसल की वॉल होती हैं, उस वॉल में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे, मतलब समझिए 30 to 35 मिलियन ऑफ ग्लैंड होते हैं। 30 to 35 मिलियन ग्लैंड्स होते हैं, और ये सीक्रेट करते हैं एक जूस। क्या सीक्रेट करते हैं, जूस, गैस्ट्रिक जूस जिसको कहा जाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में इंजाइम्स होता है जो कि क्या करता है, डाइजेशन करवाता है। तो जो डाइजेशन होगा वो किसकी मदद से होगा, इंजाइम की मदद से होगा। माउथ में सलाइवा में इंजाइम था, सलाइवी अमाइलेज। अब देखते हैं स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, इट्स मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट बाय न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक। एक और चीज है, जो स्टमक की वॉल होती है, जैसे माउथ में, हमारे माउथ में क्या था, टंग था, बगल कैविटी में क्या था, टंग था, जो कि सलाइवा को अच्छी तरह से, सलाइवा के एंजाइम को अच्छी तरह से पूरे फूड के साथ क्या कर दे रहा था, मिक्स कर दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, सलाइवा को पूरे फूड के साथ अच्छे से मिक्स कर दे रहा था, कौन, टंग। लेकिन स्टमक में तो ऐसा कोई टंग होता नहीं है। तो अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें एंजाइम है, इसको कौन मिक्स करेगा फूड के साथ एकदम अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल होती हैं वो चर्निंग मूवमेंट करती हैं। क्या मूवमेंट करती हैं, जैसे फूड पाइप कौन सा मूवमेंट कर रहा था, फूड पाइप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, जिससे फूड जो है स्टमक की तरफ चला जा रहा था इजिली। लेकिन स्टमक की वॉल चर्निंग मूवमेंट करती हैं, ऐसे 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 चर्निंग मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा गैस्ट्रिक जूस जो है अच्छे से खाने के साथ मिक्स हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, जब हम लोग बकल कैविटी में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस फूड को ऐसे चबा के जब अंदर अंदर फूड पाइप में घोटते हैं, तो जब उसको सॉलो करते हैं तो क्या होता है, वो फूड, अगर सॉलिड फूड खा रहे हैं तो जब सॉलो किए तो सॉलो करते टाइम वो सॉलिड फूड सॉलिड नहीं रहता है, इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब वो जो फूड स्टमक में गया, अब वो फूड स्टमक से निकलने के बाद, स्टमक बाद वो फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद अगला पार्ट आता है एलिमेंट्री कनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टमक के बाद जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो फूड कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टमक की वॉल है, मस्कुलर वॉल है, वो क्या करती है, चर्निंग मूवमेंट करती है। उस चर्निंग मूवमेंट की वजह से फूड जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। वही लिखा है, द मस्कुलर वॉल हेल्प इन, इंपॉर्टेंट है, द मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। सिक्रेटेड बाय, डाइजेस्टिव जूस को कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक। अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड।
फाउंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलेंगी? फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल पे मिलेंगी। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। दे सिक्रेट द फॉलोइंग। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती हैं मतलब एक जूस, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम पेप्सिन। तीन चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा, एकदम भूलना नहीं चाहिए। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस, HCl और एंजाइम पेप्सिन। जो म्यूकस है ये एसिड, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हमारे पेट में क्या होता है? एसिड होता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि वो जो पेट में हमारे एसिड होता है उसका पीएच बहुत लो होता है, मतलब वो बहुत पावरफुल एसिड होता है। अगर वो हमारे हाथ पे या किसी और बॉडी पार्ट पे गिर जाए तो वो बॉडी पार्ट क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो स्टमक की वॉल है वो क्यों नहीं जलता है? तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या है? म्यूकस है। इस म्यूकस की वजह से, म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है देखिए। म्यूकस कौन सिक्रेट करता है? गॉबलेट सेल। बॉडी में जहां भी गॉबलेट सेल आए वो म्यूकस ही सिक्रेट करेगा। गॉबलेट सेल का काम ही है म्यूकस सिक्रेट करना, तो लिखा है म्यूकस सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल। अब देखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। इनर लाइनिंग, जैसे ये स्टमक है, ये अगर स्टमक है तो ये इनर लाइनिंग है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। अब ये म्यूकस ऐसे ऐसे कोटिंग बना लेता है पूरा, म्यूकस की पूरा ऐसे कोटिंग बन जाता है, एक लेयर बन जाता है जो कि HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को। ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकस से म्यूकस हो गया, म्यूकस समझ गए आप लोग। अब म्यूकस के बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, गैस्ट्रिक जूस का अगला कंपोजिशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl जो पेट में एसिड होता है बहुत पावरफुल होता है। इसका काम क्या है? पेट में जो एसिड, पहला काम है, ये आता है लिखने के लिए, भी आता है, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ HCl या व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। तो जो HCl है ये क्या करता है? जो फूड के साथ, खाने के साथ, जो मुंह में खाना खाते हैं उसके साथ बैक्टीरिया जो जाते हैं स्टमक में, पेट में चले गए, पहले तो एसिड वो HCl वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा। लिखा है इट किल्स मोस्ट ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, लिखने को अगर आएगा तो ये आप लिख देंगे, फुल में फुल नंबर मिलेगा। इट किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड। जो फूड के साथ एंटर कर रहे हैं बैक्टीरिया उनको क्या कर देगा? HCl किल कर देगा। एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। जो स्टमक का मीडियम है, जो पेट का मीडियम है, वो क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा। अब ये एसिडिक बनाने से फायदा क्या है? पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक इंजाइम सिक्रेट करते हैं। कौन सा इंजाइम? पेप्सिन। ये जो पेप्सिन को जब वो सिक्रेट करते हैं ना तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होता है, मतलब पेप्सिन जब सिक्रेट हुआ तो वो काम नहीं कर सकता है, काम करने के लायक नहीं रहता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो उसको एक्टिव कौन करता है? याद रखिएगा, उस एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। एसिडिक मीडियम में वो एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। देखिए वही लिखा है, एसिडिक मीडियम फैसिलिटेट एक्टिवेशन ऑफ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एंड एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जो एसिडिक मीडियम है, जो पेप्सिन सीक्रेट हो रहा है वो किस फॉर्म में सीक्रेट होता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में। जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव एंजाइम है, काम नहीं कर सकता है। अब उसको एक्टिव कैसे बनाए? तो वो जो HCl है, HCl उसको क्या करता है? एक्टिव कर देता है। जैसे ये पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, इस फॉर्म में सीक्रेट होता है। HCl इस पे एक्ट करेगा, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा पेप्सिन पे। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज में, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट था जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन, जो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब देखते हैं पेप्सिन के बारे में। अगर आए लिखने के लिए राइट द फंक्शन ऑफ HCl तो ये लिख दीजिएगा, it kill most of the harmful bacteria that enter along with the food and makes the medium acidic. Acidic medium facilitate activation of proenzyme pepsinogen and action of enzyme pepsin. अब देखते हैं पेप्सिन क्या है। पेप्सिन इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दैट इज सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हो रहा है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखिए HCl के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
पेप्सिनोजन, जो पेप्सिनोजन है HCl के प्रेजेंट में क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिन HCl के प्रेजेंट में पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। देखिए पेप्सिनोजन HCl एक्ट किया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेप्सिन है वो कैसे प्रोटीन को तोड़ेगा, जैसे स्टार्च को सलाइवी अमाइलेज तोड़ के किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा था, माल्टोस में। स्टार्च एक क्या था, कॉम्प्लेक्स शुगर था, और माल्टोस क्या था, स्टार्च के कंपेरिजन में क्या था, सिंपल शुगर था। सेम चीज वही है। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, आपको तो मैंने बताया स्टार्च किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज से। वैसे ही प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। याद रखिएगा, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड के बहुत सारे चेन मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो जब डाइजेशन होता है तो इसी बॉन्ड को तोड़ा जाता है। मतलब जो चीज जिससे बना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो चीज जिससे बना है डाइजेशन के बाद वो चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से, तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। स्टार्च किससे बना है, स्टार्च बना है ग्लूकोज से, तो डाइजेशन के बाद हम लोग स्टार्च खाए, डाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करता है ये पेप्सिन जो है, इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ता है। अगर प्रोटीन समझिए, प्रोटीन में 10 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड है, तो ये जो क्या है, पेप्टाइड है, पेप्टाइड में 2 या 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड होगा। प्रोटीन के कंपैरिजन में पेप्टाइड जो है वो क्या है, सिंपल है। अब देखते हैं, स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कनाल के अगले पोर्शन में, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लिखा है फ्रॉम द स्टमक फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल। अब स्फिंक्टर क्या होता है, जैसे गेट समझते हैं आप लोग, गेट जिससे हम लोग अंदर आते जाते हैं, वही वैसे ही स्फिंक्टर मसल होता है, उसका भी काम वही है। जैसे देखिए यहाँ तक स्टमक है समझिए, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा। जब फूड इसमें भर जाएगा यार, इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होगा, तो इस स्फिंक्टर मसल पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाएगा, और पूरा फूड इस स्टमक से किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो स्फिंक्टर का यही काम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आ गया तो स्फिंक्टर मसल बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा है कि फूड दोबारा बैकफ्लो ना हो पाए इस पे, किसमें, स्टमक में। स्फिंक्टर होना यहाँ पे, स्फिंक्टर मसल होना यहाँ पे इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर पेट का एसिड, ये जो पेट है इसमें एसिड है, पेट का एसिड इसमें आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई म्यूकस की कोटिंग लेयरिंग नहीं होती है। अगर ये पेट का एसिड इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स अब जल जाएंगी। वैसे यहाँ पे फूड पाइप है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, जिससे पेट का एसिड क्या हो जाए, इसमें फूड पाइप में ना जा पाए। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, उल्टी जब वोमिट करते हैं हम लोग, उल्टी आती है, वोमिटिंग होती है, तो क्या होता है, ये स्फिंक्टर मसल खुल जाता है और पेट का सारा एसिड क्या है, बाहर मतलब बैकफ्लो मार जाता है। फूड पाइप से होते हुए क्या हमारे बगल कैविटी से बाहर आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब बगल कैविटी या फूड पाइप जो है उसकी वो सब जलते क्यों नहीं है। तो एक चीज मैं बताता हूँ, उल्टी आने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जब उल्टी आने वाली होती है तो उसके कुछ सेकंड पहले हमारे मुंह में सलाइवा भरने लगता है, मुंह में लार का सिक्रीशन, तो सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। अब सलाइवा क्या है, सलाइवा जो है उसका पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है, जिसके वजह से ये पेट का एसिड हमारे बकल कैविटी के वॉल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और वैसे फूड पाइप में भी होता है, फूड पाइप में उल्टी आने से पहले म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा था। तो अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा लीवर और यहाँ पर होगा पेनक्रियाज। अब लीवर और पेनक्रियाज एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। एलिमेंट्री कनाल तो क्या है, एक पाइप है, लेकिन इस पाइप में, इसी पाइप में डाइजेशन होगा, लेकिन कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो इस क्या है, इस पाइप में नहीं प्रेजेंट है और डाइजेशन करवाएंगे। जैसे कि क्या था, यहाँ पे लीवर और यहाँ पे पेनक्रियाज। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और लीवर एक ट्राइंगुलर शेप होता है। ये समझ लीजिए लीवर है, बाकी इसके पीछे ये पेनक्रियाज है, समझ लीजिए। लीवर के ऊपर एक छोटा सा खड्डा होता है जिसमें कि होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर एक बहुत छोटा सा क्या है, ग्लैंड है।
गाल ब्लैडर छोटा सा ग्लैंड है, बहुत छोटा होता है। मतलब अगर इसमें स्टोन हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो स्टोन निकालने की बजाय पूरा गाल ब्लैडर निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा ग्लैंड है, लीवर के ऊपर होता है। अब लीवर सिक्रीट करता है डाइजेशन के लिए बाइल जूस। वो बाइल जूस डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। अब ये लीवर बाइल जूस सिक्रीट करके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सी से पार्ट जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करके ड्यूडेनम में डाल देता है। पेनक्रियाज जो है ये भी सिक्रीट करता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करके किस में डाल देता है, ड्यूडेनम में। अब उस जूस में, जैसे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम था ना, कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। ऐसे बाइल जूस में भी, बाइल जूस में तो एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारा एंजाइम होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना जूस सिक्रीट करता है। इस इंटेस्टिनल जूस, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। मतलब 3 जूस आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, 3 जूस आ रहा है। लीवर भेज रहा है बाइल जूस डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज भेज रहा है डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जूस सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस। और ये सब मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन करा देते हैं। लगभग 90 टू 99% ऑफ डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है, कंप्लीट डाइजेशन समझ लीजिए, कंप्लीट डाइजेशन का जो साइट है। थोड़ा डाइजेशन हमारे माउथ में हुआ स्टार्च का, थोड़ा सा इसमें हुआ, स्टमक में हुआ प्रोटीन का, लेकिन अभी ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब हमारे माउथ में ऐसा नहीं है कि स्टार्च डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज ये पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कनाल का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये 2 ग्लैंड्स हैं, ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट तो नहीं है, मतलब एलिमेंट्री कनाल में नहीं प्रेजेंट है, बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, आइए देखते हैं। लीवर, जैसे कि मैंने बताया था कि जो लीवर है वो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन क्या सिक्रीट करता है, लीवर बाइल जूस अपना सिक्रीशन किस में डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक पेनक्रियाज भी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन किस में डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों एलिमेंट्री का कनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना है। लीवर सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है, देखिए हमारे बॉडी में 2 कैविटी होती है, मतलब कि एक ऐसा चीज है हमारे बॉडी के बीचों बीच जो हमारे बॉडी को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है, ऊपर नीचे। यहीं पे है ये। ऊपर के पोर्शन को कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और नीचे के पोर्शन को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। याद रखिएगा, देखिए ऐसा डोम शेप एक स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। ये यहाँ रिब्स के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा पीछे भी कंटिन्यूअस है, पूरा 360 है, डोम शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को 2 कैविटी में डिवाइड कर देता है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ऊपर का हिस्सा, डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा है थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे का हिस्सा है क्या, एब्डोमिनल कैविटी। तो वही लिखा है, लीवर कहाँ प्रेजेंट है, सिचुएटेड ऑन द राइट साइड, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब स्टमक या पेट, पेट के राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब क्या काम करता है लीवर, काम तो उसका बहुत है, लेकिन डाइजेशन में क्या काम करता है, यहाँ पे हम लोग बस वो फंक्शन देखेंगे लीवर का जो डाइजेशन में हेल्पफुल है। secreted bile juice, लीवर क्या करता है, secreted bile juice that is stored in a alveolus green small sac called gall bladder। ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइल जूस है उसको तो सिक्रीट करता है कौन, लीवर, लेकिन वो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर के ऊपर एक छोटा सा खड्डा होता है जिसमें एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन की बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय, तो इसका आंसर है लीवर। बट ये आता है कि बाइल जूस स्टोर्ड बाय, मतलब बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, तो इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस इज अ मिक्सचर ऑफ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। जो बाइल जूस है उसमें 2 चीज होता है, बाइल सॉल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। बाइल सॉल्ट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तब भी ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। कैसे करता है, आगे देखते हैं। अब ये फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस का क्या काम है, 2 काम है, याद रखिएगा। मेक द फूड अल्कलाइन, खाने को एल्कलाइन बनाना, एल्कलाइन मतलब बेसिक। अब एल्कलाइन क्यों बनाना, देखिए खाना जो है स्टमक में से आ रहा है, स्टमक में से आएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो खाना हाईली एसिडिक है, क्योंकि पेट में एसिड है, स्टमक में एसिड है, हाईली एसिडिक है। अब वो एसिडिक फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो 2 खतरा है। एक तो उस एसिडिक कंटेंट से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल
वॉल भी जल सकती हैं। और दूसरा जो है वो जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, वो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। जैसे पेप्सिन था, स्टमक में पेप्सिन था, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, वैसे पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम क्या बेसिक मीडियम में काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बाइल जूस क्या कर रहा है, मेक द फूड अल्कलाइन, उस खाने को क्या कर रहा है, अल्कलाइन बना रहा है। दूसरा एक और काम है इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो ये इंपॉर्टेंट है। समझिए इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स नहीं, ग्लोब्यूल्स, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है, वो लार्ज होते हैं, तो उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करता है ये बाइल सॉल्ट उस फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है उनका, और एंजाइम अच्छे से उनके ऊपर एक्ट करके उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वही चीज यहाँ पे लिखा है, ये छोटा छोटा काफी लिखा है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। Fat Fats are present in the intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break down these large globules into smaller globules. This process is called emulsification of fat. ये था लीवर का डाइजेशन में रोल। क्या करता है, दो काम करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। उस बाइल जूस का दो काम है, एक तो फूड को अल्कलाइन बनाना, और बाइल सॉल्ट क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आते हैं पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज का भी वही रोल हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो डाइजेशन में है। तो सॉफ्ट लोब्यूलेटेड ग्रेइश पिंकिश ग्लैंड, इट सिक्रीट्स एन अल्कलाइन जूस सिक्रीट कर रहा है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेंट, पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लैक्टिस, मतलब देखिए पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है उसमें बहुत एंजाइम्स होते हैं, सेवरल एंजाइम होते हैं। आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे दो तीन नाम लिखा हूँ, वो सब क्या करते हैं, डाइजेशन करा देते हैं। पहले भी बताया है कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहीं पे पूरा डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे लीवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट कर रहा है, और पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूसेस में डाल रहा है। पेनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम है, इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम है, लेकिन लीवर में कोई एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। और इमल्सिफाइड फैट क्यों लिखा है, वो फैट जो इमल्सिफिकेशन जिसका हो चुका है, मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कंप्लीट टूट चुका है, उस इमल्सिफाइड को लिपेसिस एक एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब एलिमेंट्री कनाल का अगला पोर्शन, स्टमक के बाद हम लोगों ने लीवर और पेनक्रियाज देखा था, जो कि एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन नहीं थे। अब स्टमक के बाद अगला पोर्शन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ये एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन बहुत कम स्पेस में फिट रहता है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से बहुत ज्यादा कॉइल रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। The length of small intestine differ in various animals depending on the फूड दे ईट। मैंने पहले ही बताया था कि एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है, उस हैबिटेट के हिसाब से अपने अंदर कुछ बदलाव लाता है। तो ये भी एक बदलाव है, वो जिस हैबिटेट में रह रहा है और जो फूड खा रहा है उसके हिसाब से उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज, लेंथ डिफर करेगा। हर्बीवोरस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। क्यों, क्योंकि घास फूस में सेलुलोज मिलता है, और सेलुलोज को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज होता है, लेंथ में लंबा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं बोर्ड में, याद रखिएगा। हर्बीवोरस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट। मीट इज easier to digest, hence carnivorous have a shorter small intestine। जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए उनका जो कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो छोटा होता है। अब आते हैं
ये तो पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही पूरा डाइजेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। यही साइट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। फैटी एसिड किस में फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के लिए क्या है, साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब है द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। जैसे स्टमक की वॉल सीक्रेट कर रहे थे कौन सा, गैस्ट्रिक जूस, वैसे इंटेस्टाइन की वॉल सीक्रेट करेंगे कौन सा, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम्स होंगे, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो एंजाइम्स इंटेस्टिनल जूस में होंगे वो कंप्लीट डाइजेशन करा देंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और फैट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड। अब हम लोगों ने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। हम लोग का ह्यूमन का न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है। होलोजोइक में फूड को 5 वे से ट्रीट किया जाता है, इंजेक्शन हम लोग का है, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। तो अब एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लिखा है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब ऑफ द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है ये समझिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब उस डाइजेस्टेड फूड यानी उस न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाए, ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाए। ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा तो ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो डाइजेस्टेड फूड, वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और पूरे बॉडी में जो वो सेल जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जहाँ पे उस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो उस ब्लड में उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्ट्स क्या होता है, आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में सेलिमेंट्री कनाल, जीआई ट्रैक्ट से किस में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे मॉडिफाइड है उस एब्जॉर्प्शन को करने के लिए, मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, ये वॉल है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ऐसे ही दिख रहा है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होता है, इसको हम लोग कहते हैं विलाई। बहुत ज्यादा निकला होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये विलाई क्या करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो पाता है। वही लिखा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब विलाई में जो होता है, जो विलाई होता है, इसके पास ब्लड सप्लाई बहुत होता है, मतलब इसके पास ब्लड का सप्लाई बहुत होता है। इसी विलाई के थ्रू फूड क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। देखिए क्या लिखा है, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल विच टेक अप द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड each and every cell of the body where it is utilized to obtain energy, building new tissue and repair tissue। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए इसको क्या होता है। जो विलाई होता है उसके पास ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, और इसी विलाई के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसी विलाई के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। एक बार ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स, वो फूड भी हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और वो उस फूड से, उस डाइजेस्टेड फूड से क्या किया जाएगा, बॉडी क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, या फिर न्यू टिश्यू बना लेगा, या फिर कहीं पे सेल इंजरी हुई है तो उसको रिपेयरिंग में यूज कर लेगा। तो ये था एब्जॉर्प्शन। किसके थ्रू हो रहा है एब्जॉर्प्शन, विलाई। याद रखिएगा, विलाई क्या कर रहा है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम कुछ नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अनएब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको बॉडी के बाहर भेज देगा। देखिए देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तो पहले तो 3 पार्ट होते हैं, केकियम, कोलोन, रेक्टम। केकियम, कोलोन, रेक्टम। द चीफ फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, द चीफ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर एंड द एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी का ही एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बस पानी का ही एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और कुछ ड्रग्स के भी होते हैं, लेकिन जनरली पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। और बाकी किसी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा, सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा। पानी का एब्जॉर्प्शन होगा और क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो वेस्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बाहर भेजेगा। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको कहाँ भेजा गया? लार्ज इंटेस्टाइन। वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, वेयर पानी उसमें से क्या हो गया? उस अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड में से पानी एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब इन द बॉडी, रीएब्जॉर्ब बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो गया। द रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्यू एनस, एनस के थ्रू, जो कि एलिमेंट्री कनाल का सेकेंड ओपनिंग है। देखिए हम लोग एलिमेंट्री कनाल का पहला ओपनिंग माउथ से पढ़ते पढ़ते लास्ट सेकेंड ओपनिंग जो कि एनस है, एनस तक आ गए। जो वेस्ट मटेरियल है उसको किससे रिमूव कर देगा? एनएस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। यहाँ पे भी स्पिंचर होता है, एनल स्पिंचर जिसको कहते हैं, वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट भरने लगता है तो इस स्पिंचर पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। स्पिंचर खुल जाता है और वेस्ट सारा बाहर चला जाता है। वेस्ट बाहर चला जाता है और क्या होता है? स्पिंचर फिर बंद हो जाता है, जिससे कि बैकफ्लो या कोई और चीज स्पिंचर में अंदर स्पिंचर अरे लार्ज इंटेस्टाइन में ना जा पाए। ये था पूरा कंप्लीट डाइजेशन, पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।